हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी। आप सभी का आरएनसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन है जो अपन इस क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करेंगे। जो अभी लेटेस्ट 12th को 14 जो एग्जाम हुए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे ताकि अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए करते हैं शुरू। एक क्वेश्चन आया सर, जीईआरडी क्या होता है? ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अपन बात करते हैं। सर ये होती क्या है, पहले बात कर लेते हैं। सर इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसके अंदर रिफ्लेक्स आता है वापस। उसके अंदर क्या होता है सर? रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स से क्या होगा सर? जो आपका गैस्ट्रिक है तो आपके ये स्टोमक के दो स्पिंक्टर होते हैं, एक होता है ऊपर वाला बोलते हैं कार्डियक, ये वाला उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। एक होता है कौन सा? पाइलोरिक स्पिंक्टर। और एक होता है सर कौन सा? गैस कार्डियक इंस्पेक्टर। ठीक है, जो कार्डियक इंस्पेक्टर होता है ये क्या होता है? लूज हो जाता है। उसके कारण जब इंडिविजुअल पर्सन से पेशेंट से वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स फील होता है, उसे बोलते हैं जीईआरडी। तो सर इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो सर मैनेजमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो पेशेंट को खाना खाने के बाद बोलना है कि तुरंत प्रभाव से या जल्दी से जल्दी नहीं सोना है, मतलब वॉकिंग करनी है। दूसरी चीज, अपन उसको जब भी वो लेटेगा तो उसका एडअप रखना है। उससे क्या होगा, जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है वो बार बार ऊपर की तरफ ट्रेवल ना कर पाए। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि सर अगर पोजीशन पूछा जाए कि पोजीशन कौन सी देंगे तो पोजीशन अपन देंगे कौन सी? एडअप देंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सर इसके अंदर मेडिकेशन में क्या क्या देंगे तो आप कहोगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मोस्टली यूज की जाती है। अगर पूछेंगे सर इसके अंदर सर्जरी कौन सी की जाती है तो सर्जरी में आप बताओगे इसके अंदर कौन सी होती है? तो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं फंडस। फंडस पार्ट होता है जो स्टोमक के ऊपर वाला पार्ट, क्या बोलते हैं उसको? फंडस। इसमें होता है निजेल फंडोप्लिकेशंस कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं सर? तो आप बताओगे सर कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो ये फंडस वाला पार्ट जो स्प्रिंट होता है इसको अपन टाइटनिंग कर लेते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया कार्डिक स्पिक्टर की बात। इस स्पिक्टर कार्डिक स्पिक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके नियर टू कार्डियक मतलब हार्ट के नजदीक होता है, इसीलिए जो स्टोमक के ऊपर वाला स्पिक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। क्लियर? अब बात करते हैं कि सर जीईआरडी का तो पूछ लिया, ऊपर वाले तो स्पेक्टर इसका पूछ लिया। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर हो सकता है आपको जो ये नीचे वाला इंस्पेक्टर है इसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। अगर इसके अंदर स्टिफनेस आ जाए तो क्या होगा? उसके कारण क्या होगा कि जो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, मतलब कि पाइलोरी क्या होगा? स्टेनोसिस होगा। तो इसके अंदर क्या सीन होगा कि जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट आगे जा नहीं पाएगा, इसीलिए फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलती है। सर क्या देखने को मिलती है? फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलती है। क्लियर? तो सर फोर्सफुल वोमिटिंग और किस केस में देखने को मिलती है? इंक्रीज आईसीपी। जब आईसीपी इंक्रीज होता है उस केसेस में अपने क्या देखने को मिलती है? उसमें देखने को मिलती है अपने को फोर्सफुल वोमिटिंग। तो सर आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सर फोर्सफुल वोमिटिंग आईसीपी बढ़ने से हो रहा है या फिर पाइलोरिक हो रहा है? तो आप देखोगे कि जो इसमें वोमिटिंग होगी वो कौन सी होगी? नॉन बीलिस वोमिटिंग होगी। कौन सी वोमिटिंग? जिसमें बाइल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बाइल सेक्ट होती है वो आके इस पोर्शन में आके अटैच होती है और आपका इंस्पेक्टर है इस जगह, मतलब कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है बाइल्स के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए बगैर बाइल मिक्स हुए वोमिटिंग होगी, उसे क्या बोलेंगे? नॉन बीलिस वोमिटिंग। क्वेश्चन आता है सर नॉन बीलिस वोमिटिंग किसमें देखने को मिलती है? आप कहोगे सर पाइलोरिक स्टेनोसिस में। और कैसा देखने को मिलता है कि सर फोर्सफुल वोमिटिंग। और पूछा जाए कि सर फोर्सफुल वोमिटिंग और किस केस में? इंक्रीज आईसीपी में। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसका अर्ली साइन क्या होगा? तो आप सर कहोगे आईसीपी के अंदर रेस्टलेसनेस। क्या देखने को मिलेगा? रेस्टलेसनेस देखने को अब मिलती है सर। ठीक है ना सर? तो आपका जीईआरडी क्या था? जीईआरडी क्वेश्चन आया कि सर जीईआरडी क्या होता है। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड। तो अपन क्या करते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको उसमें हेल्प मिल सके। जीईआरडी क्या होती है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इसका वापस रिफ्लेक्स होता है। क्यों होता है कि सर जो कार्डियक स्पिक्टर होता है वो हो जाता है लूज, उसके कारण बार बार उसको रिफ्लेक्स फील होता है। ताकि क्या होता है? हार्ट बर्न देखने को मिलता है सर। क्या देखने को मिलता है? हार्ट बर्न, मतलब कि यहाँ जलन रहेगी इस पोर्शन के अंदर बार बार पेशेंट को। ठीक, इस कंडीशन में अपने को मैनेजमेंट द्वारा क्या करना है? पेशेंट का हेडअप रखना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है और
एक ऑपरेट करते हैं सर्जिकल, उसे बोलते हैं निजेल फंडोप्लिकेशंस, ठीक है ना। ये पोर्शन अपन जीईआरडी में करते हैं। उसके बाद अपन ने बात की पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। जो स्टोमक का लोएस्ट पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं अब पाइलोरिस पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट के अंदर क्या होता है, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाती है, उसके कारण गैस्ट्रिक अंदर जा नहीं पाता, इसके कारण पेशेंट क्या देखने को मिलता है, फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलती है सर। उसके बाद अपन ने बात की कि सर फोर्सफुल वोमिटिंग और किस केस में मिलती है, इंक्रीज आईसीपी में। अब डिफरेंशिएट क्या करोगे, अगर आईसीयू बैठा हुआ तो पेशेंट क्या होगा, रेस्टलेसनेस, और पाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण फोर्सफुल वोमिटिंग हो रही है तो आप डिफरेंशिएट करोगे कौन सी वोमिटिंग होगी, नॉन बीलियस वोमिटिंग होगी सर, क्योंकि उसके अंदर बाइल आपका प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर, ये था आपका जीईआरडी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर एक आया क्वेश्चन कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है। इससे पहले वाला एग्जाम आया था कि यू वेव किसमें देखने को मिलती है, मतलब कि क्वेश्चन आपका किसके रिलेटेड घूम रहा है, पोटेशियम के नियर बाई घूम रहा है। मतलब कि एक एग्जाम में पूछ लिया पोटेशियम का लेवल, एक में पूछ लिया यू वेव किसमें देखने को मिलती है। तो अपन लास्ट क्लास में बात कर सकते सर यू वेव किसमें देखने को मिलती है, हाइपोकैलीमिया में, हाइपोकैलीमिया में देखने को मिलती है सर। अरे सर हाइपोकैलीमिया कब कहते हैं कि जब पोटेशियम का लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो। तो सर क्वेश्चन अगर पोटेशियम का लेवल पूछा गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर सोडियम का लेवल। तो आप कहोगे सर 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऊपर। इसके बाद सर पूछा जाता है कि सर सोडियम का पूछ ले, क्लोराइड का भी पूछ सकता है। तो क्लोराइड का आप लिखोगे 97 से 105। तो अगर पूछा जाए क्लोराइड के बाद पूछ लेगा कैल्शियम का, तो आपको याद रखना 8.5 टू 10.5 मिली इक्विवेलेंट। किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है 8.5 टू 10, तो वेरी करता है बुक टू बुक, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, सर कहोगे आप 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल। अगर पोटेशियम लेवल कम हो रहा है उसको बोलेंगे हाइपोकैलीमिया, उसके अंदर देखने मिलती है यूए, जो अपने लास्ट क्लास में बात कर लिए। अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा उसे बोलेंगे हाइपरकैलीमिया, ठीक है। और सोडियम का लेवल कम होना हाइपोनेट्रीमिया, और बढ़ जाना हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है, ठीक है ना। और कैल्शियम का लेवल बात करें, अगर से कैल्शियम का लेवल कम होगा तो क्या देखने मिलेगा, मसल्स के अंदर ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी, मसल्स के अंदर क्रैम्प देखने को मिलेंगे अपने को, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि सर पोटेशियम का लेवल कितना होता है, तो आप बताओगे सर नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, कम हो गया तो करेंगे हाइपोकैलीमिया, एक्सेसिव हो गया तो बोलेंगे हाइपरकैलीमिया। और हाइपोकैलीमिया के अंदर यूएओ देखने को मिलती है एडिशनल। इस अब ईसीजी करते हैं पेशेंट की, ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिलता है, यूएओ, जो अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया एक, कंटिन्यू बबलिंग एट वाटर सील ड्रेनेज। पहले अपन पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, वाटर सील ड्रेनेज होता क्या है। कि सर जब पेशेंट का आरटी होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, या फिर इन केस कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, या फिर कोई प्लूरल सेक के अंदर पानी वाटर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इस केस के अंदर क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। और अगर जो लंग्स का प्लूरल सेक है ये वाला, इस सेक के अंदर अगर पेशेंट के अंदर एयर ट्रैप हो जाए, आरटी हुआ, रिब्स फ्रैक्चर हो, रिब्स फ्रैक्चर के कारण जो आपका एयर है शिफ्ट हो गई लंग्स की साइड में, तो उसमें अपन क्या करते हैं सर, उसको बोलते हैं अपन नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स। अगर सर एयर हो गई तो उसे बोलेंगे नीमोथोरेक्स। अगर पानी शिफ्ट हो जाता है उसे बोलते हैं हाइड्रोथोरेक्स। अगर सर ब्लड हो जाए तो उसे बोलते हैं हीमोथोरेक्स। अगर सर लिम्फ वगैरह हो जाए तो उसे बोलते हैं काइलोथोरेक्स। ये टर्म याद रखनी है अपने को एक तो, ठीक है। अब सर अगर शिफ्ट हो गया उस केस में क्या देखने को मिलेगा, उसमें अपने को मैनेजमेंट के तौर पे अपने को क्या करना होगा, एक आईसीडी लगानी होती है सर, या फिर अपन कह सकते हैं वाटर सील ड्रेनेज लगाना होता है। उसमें क्या होता है सर कि जो आपका इस प्लूरल से के अंदर इंटरकोस्टल ड्रेनेज के अंदर जो आपका फ्लूइड शिफ्ट हुआ है उसको निकालने के लिए एक क्लोज ड्रेन सिस्टम पूछा जाता है कि सर वाटर सील ड्रेनेज कैसा है, क्लोज ड्रेन सिस्टम होता है। मतलब कि ट्यूब का एक एंड तो आपके प्लूरल के अंदर है, दूसरा है आपके वाटर सील ड्रेनेज के अंदर, तो वो ट्यूबिंग है उसके दोनों एंड क्या होते हैं, क्लोज, इसलिए बोलते हैं इसको क्लोज ड्रेन सिस्टम है। सर कैसा है, ये स्टेराइल प्रोसीजर है। अब आईसीडी लगा दिया है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सर आईसीडी के अंदर कंटिन्यू बबलिंग हो रही है, यहाँ पर बार बार उसके अंदर बबल्स बन रहे हैं,
तो इंडिकेट करता है एयर लीक को। क्वेश्चन ये था कि कंटिन्यू बबलिंग दिखे तो क्या कहोगे आप, एयर लीक है। अगर ये जो ट्यूब है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए इंसिडेंटली, अगर ट्यूब लगा दी आपने इंसिडेंटली डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपको तुरंत प्रभाव से क्या करना है कि जो पेशेंट की बेड साइड का जो ट्यूब है उस ट्यूब को क्लैंप करना है। अगर इन केस ये पोर्शन है जहाँ आईसीडी लगी है यहाँ से डिसलोकेट हो जाए, मतलब ट्यूब निकल जाए बाहर, तो आपको क्या करना है, स्टेराइल गोज पीस से तुरंत प्रेशर बैंडेज कर देनी है। क्या करना है, प्रेशर और टाइट फिटेड, एयर लीक नहीं होनी चाहिए, जो आती है ना प्लास्टिक टाइप की ड्रेसिंग, उस टाइप की करनी, ताकि जो भी एयर है वो रेस्पिरेशन के साथ अंदर की तरफ ट्रैप ना करे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कब रखना है कि सर अगर ट्यूब डिसलोकेट हो गई है, मतलब इस पोर्शन से हट गई है, तब तो आपको उसके ऊपर क्या करनी है, टाइट ड्रेसिंग करनी है। अगर ट्यूब इंसिडेंटली अगर दो पोर्शन में थी, ठीक है, एक तो था आईसीडी अंदर लगी हुई थी, एक वाटर सील वाली, यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट हो गई है तो पेशेंट साइड वाला जो ट्यूब है उसको अपने क्या करना है, क्लैंप करना है तुरंत। अब बात करते हैं कि सर जब आईसीडी भर गई है तो आईसीडी कब खाली करनी होती है। आईसीडी 3/4 पोर्शन जो वाटर सील ड्रेनेज का बैग है 3/4 पोर्शन भर जाए तब खाली करना है। अब सर जब आईसीडी लगा दी है तो ध्यान रखना है कि आईसीडी का जो एंड पोर्शन है वो हमेशा वाटर सील ड्रेनेज के जो वाटर होता है उसके अंदर डिप किया हुआ चाहिए। ठीक है सर, अगर इसके अंदर कंटिन्यू बबलिंग की जगह एक मतलब ऑसिलेशन देखने को मिले, धीरे धीरे रेस्पिरेशन के साथ इस टाइप मूवमेंट देखने को मिले, वो आपका नॉर्मल होता है। अगर इसके अंदर कुछ भी सेंसेस नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती है कि सर या तो आपके लंग्स फुली एक्सपांड हो चुके हैं, उस कंडीशन में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि सर आईसीडी लगाने से पहले और लगाने के बाद क्या करना है, अपने को क्या करना है, एक्सरे करना है सर, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस प्लेसमेंट देखने के लिए। और आईसीडी निकालने के बाद भी क्या करना है, अपने को एक्सरे करवाना है कि निकालते समय कोई एयर ट्रैप तो नहीं हुई। एयर ट्रैप होगी तो क्या होगा, निमोथोरेक्स और कोज कर देगा। इसीलिए करवाने से पहले, करवाने के बाद, निकालने से पहले और निकालने के बाद क्या करवाने हैं सर, एक्सरे करवाने हैं आईसीडी के। आईसीडी बैग की केयर करने के लिए अपने को बोला जाए तो अपने को क्या करना है, आईसीडी बैग हमेशा पेशेंट की बेड साइड से नीचे ही रखना है। जब भी पेशेंट मूव करे तो ध्यान रखना है कि पेशेंट्स का वो बैग है पेशेंट्स के चेस्ट लेवल से हमेशा डाउन वाली रहे। और अननेसेसरी कभी भी इस ट्यूब को क्लैंप नहीं करनी है। अगर क्लैंप करोगे तो क्या होगा, टेंशन निमोथोरेक्स कोज करता है सर। अगर अननेसेसरी क्लैंप कर रहे हो बार बार आप, ठीक है ना, तो क्या करता है, टेंशन निमोथोरेक्स, टेंशन निमोथोरेक्स कोज करता है सर। अगर बात की जाए कि सर वाटर सील ड्रेनेज जब भर गया है 3/4, उसको खाली करते समय क्या ध्यान रखना है, तब आईसीडी को अपने को क्लैंप करनी है। क्लैंप करने के बाद इस जो पोर्शन है इसको वाटर सील ड्रेनेज को ड्रेन आउट कर लेना है और नया फ्लूइड डालना है। उस टाइम अपने को ये क्लैंप रखनी है और जिस समय लगे कि अपना जो वाटर सील ड्रेनेज है पूरी तरीके से सील हो चुका है तब इस क्लैंप को हटाना है। कंफर्मेशन क्वेश्चन ये था कि सर वाटर सील ड्रेनेज के बारे में आगे तो अपन ने पूरा उसको कवर अप कर लिया है कि जब पेशेंट का या तो आरटी हो जाए या एयर एम्बोलिज्म या फिर एयर मतलब लंग्स के अंदर है एयर ट्रैप हो जाए, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, निमोथोरेक्स, पानी हो जाए तो हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है, और लिम्फ वगैरह हो जाए तो थाइलोथोरेक्स या काइलोथोरेक्स बोलते हैं, और ब्लड हो जाए तो इमोथोरेक्स बोलते हैं। उसके दौरान क्या होता है कि सर जो लंग्स के अंदर प्लूरल कैविटी के अंदर जो आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रखा है उसको निकालने के लिए अपन उसको ड्रेन करते हैं। ये ड्रेन किस टाइप का होता है, एक क्लोज ड्रेन सिस्टम होता है, स्टेराइल प्रोसीजर होता है। उसके दौरान अपन क्या करते हैं कि एक ट्यूब डालते हैं लंग्स के अंदर, जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज है, इंटरकोस्टल जिसको लंग सॉरी रिब्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। अब बात करते हैं कि सर ट्यूब कहाँ डालते हैं। अगर पूछा जाए कि अगर निमोथोरेक्स है तो सेकंड और थर्ड रिब्स के बीच में, और अगर पूछा जाए फ्लूइड है, आपको पता होगा फ्लूइड हमेशा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, तो 7th 8th रिब्स के बीच में, और उसमें क्या होगा, आपका हाइड्रोथोरेक्स हो जाएगा, हीमोथोरेक्स हो जाएगा और काइलोथोरेक्स होगा। ये लिम्फ हमेशा नीचे होता है, लिम्फ फ्लूइड्स जो भी है, इसलिए इसमें 7th 8th रिब्स के बीच में करते हैं। और अगर निमोथोरेक्स है, एयर हमेशा ऊपर की तरफ ट्रैप करती है, इसीलिए सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपन ट्यूब डालते हैं। ट्यूब अगर निकल गई है तो अपने को स्टेराइल ड्रेसिंग पैकिंग करनी है, ठीक, ताकि एयर अंदर की तरफ ना जा पाए। अगर ट्यूब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई, दो ट्यूब होती है, एक होती है आपकी
सॉरी, एक तो होती है आपकी इंटरकोस्टल वाली, दूसरी होती है वाटर सील वाली। अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई है तो पेशेंट साइड की जो ट्यूब है उसको अपने को क्लैंप कर देना है और वापस स्टेरल गोज की सहायता से उसको रिकनेक्ट कर देना है। अब बात करते हैं कि सर जब आईसीडी लगाते हैं तो एज नर्सिंग ऑफिसर क्या ध्यान रखना है, आपको SpO2 मॉनिटरिंग करते रहना है सर। क्या मॉनिटरिंग करते रहना है? SpO2 मॉनिटरिंग करते रहना है। क्लियर? आईसीडी लगाने से पहले अपने को वाटर सील ड्रेनेज को जितना मार्जिन लिखा हुआ है, ठीक है, जो आईसीडी बैग होता है वो 100 ml का होता है, जो बड़े वाले ड्रेनेज होते हैं किसी में 400 किसी में 500 होता है, अलग बैग होता है, ठीक है ना। वो मार्जिन तक अपने को फ्लूइड फिल करके तो आईसीडी लगाने से पहले ही इसको प्रिपेयर रखना होता है और इस एंड को इसके अंदर पूरी तरीके से डिप किया हुआ होना चाहिए। वरना क्या होगा कि जब आप आईसीडी लगाओगे तो अगर आपका ये टिप बाहर है तो एयर अंदर की तरफ ट्रैप कर जाएगी। इसीलिए इस एंड को हमेशा अपने को क्या करना है, आईसीडी बैग के अंदर ही डिप किए हुए रखना है। क्लियर? ये था आपका वाटर सील ड्रेनेज के बारे में। चलिए सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया आपका स्टेज ऑफ लेबर। देखो स्टेज ऑफ लेबर का क्वेश्चन था कि थर्ड स्टेज का आपको बता रहा है कि सेकंड स्टेज का था, ठीक है ना। अपन बात करते हैं कि टोटल कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जब पेशेंट का ट्रू लेबर पेन शुरू होता है और सर्विस का डायलेशन शुरू होता है, सर्विस का डायलेशन से लेकर कंप्लीट डायलेशन को बोलते हैं 10 सेंटीमीटर को बोलते हैं कंप्लीट डायलेशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसके अंदर क्या होता है सर, 3 स्टेज होती है। इसको याद रखने की टेक्निक है LAT, मतलब लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। जब सबसे लंबी पूछा जाएगी इसमें से सबसे लंबी कौन सी होती है तो आपको लिखना है लेटेंट फेज होती है, वो सबसे लंबी फेज होती है। 0 से लेके 3 सेंटीमीटर डायलेशन तक ये होती है आपकी 4 से लेके 7 तक, और 8 से लेके 10 तक होती है, वो होती है आपकी ट्रांजिशनल। मतलब लेटेंट सबसे लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की सबसे लंबी कौन सी होती है स्टेज, वो होती है फर्स्ट स्टेज में लेटेंट फेज। उसके बाद आती है एक्टिव फेज, फिर होती है ट्रांजिशनल फेज। इसके अंदर क्या होता है सर कि सर्विस का डायलेशन होता है। सर्विस का डायलेशन के दौरान क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो पेशेंट को क्या करना है, मोबाइल करना है, क्योंकि जितना पेशेंट घूमेगा सर्विस का डायलेशन उतना ज्यादा होगा। अब बात करते हैं सर सेकंड स्टेज में क्या होता है। अब आपका सर्विस का डायलेशन फुल हो चुका है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विस से लेके बर्थ ऑफ बेबी तक की स्टेज को क्या कहते हैं, वो होती है आपकी स्टेज सेकंड। एक होती है स्टेज थर्ड। अब बेबी का बर्थ हो गया, बेबी के बर्थ से लेके प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोर्ड जो बर्थ होता है, बेबी के बर्थ के बाद प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोर्ड का एक्सपेल आउट होने की स्टेज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेज थर्ड। और लास्ट स्टेज होती है इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो पेशेंट का डिलीवरी हो चुकी है, प्यूपेरियम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, उस स्टेज में तो पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करता है। पूछा जाता है कि सर ऑब्जर्वेशनल स्टेज कौन सी है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज आपकी स्टेज फोर्थ होती है। और स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, सर्विस का डायलेशन, स्टेज 2 के अंदर बेबी का बर्थ, स्टेज 3 के अंदर प्लेसेंटा का एक्सपेल आउट और स्टेज 4 के अंदर क्या होता है आपका ऑब्जर्वेशन पेशेंट का होता है और बेबी का भी ऑब्जर्वेशन होता है। अब बात करते हैं सर एक क्वेश्चन और आया, इनोलेशन और सब इनोलेशन। बेबी का बर्थ हो गया, ठीक है, और यूट्रस है जो अपनी पोजीशन में वापस रिवर्ट बैक आता है, ठीक, ये एटलीस्ट 15 डेज लेता है। और किसी इस लेडी के अंदर प्यूपेरियम पीरियड पूरा लेता है, टोटल प्यूपेरियम पीरियड होता है वो आपका होता है 6 वीक का, या फिर आप कह सकते हैं 42 डेज का होता है सर। और मोस्टली पता होता है कि 15 डेज के अंदर वो अपनी जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर वापस रिवर्ट बैक हो जाता है, उसे बोलते हैं इनोलेशन ऑफ यूट्रस। अगर वो ऐसा करने में असफल होता है, अगर वो नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सब इनोलेशन ऑफ यूट्रस। क्वेश्चन ये आया था सब इनोलेशन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या होता है, पेशेंट यूट्रस का प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं पहुंच पाना क्या कहता है, सब इनोलेशन। और प्री प्रेग्नेंट स्टेज में पहुंच जाना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इनोलेशन ऑफ यूट्रस। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेबी वेट का। क्वेश्चन आया सर बेबी का वेट डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है, तो अपन बात कर लेते हैं सर। बेबी का वेट नॉर्मली कितना होता है, 2.5 टू 3 kg तक। क्लियर? अब बात करते हैं सर वेट डबल कब होता है, 5th मंथ में। अरे सर डबल हो गया तो ट्रिपल कब होगा, 1 ईयर में। ट्रिपल हो गया तो 4 टाइम्स कब होगा, 2 ईयर में। और अगर पूछा जाए कि ये हो गया आपका डबल, ये हो गया ट्रिपल, ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कब होगा, 3 ईयर ऑफ एज के अंदर। वेट का तो पूछ लिया उन्होंने।
अब बात आती है सर हाइट की। हाइट पूछा जाए तो बेबी का हाइट डबल कब होगा? 4 ईयर ऑफ एज। और ट्रिपल पूछा जाए तो 13 ईयर ऑफ एज। डबल कब होगा आपका हाइट? डबल हाइट होता है 4 ईयर ऑफ एज, और ट्रिपल हाइट होती है वो होती है आपकी 13 ईयर ऑफ एज। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर जो हेड सर्कमफ्रेंस है, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल कब होते हैं? ये क्वेश्चन आ रखा है 1 ईयर ऑफ एज। पहले अब क्या होता है कि चेस्ट ज्यादा हेड बड़ा होता है और इक्वल होते हैं 1 ईयर एज में। उसके बाद चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा हो जाता है और हेड वाला कम रह जाता है, और इक्वल पूछा जाता है तो कब होता है हेड और चेस्ट का? 1 ईयर ऑफ एज के अंदर। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं सर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायर्ड इन अ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन आया कि सर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कितने कैलोरी प्रेगनेंसी के दौरान एडिशनल कैलोरी की जरूरत होती है? तो आप कहोगे सर 350 कैलोरी प्रेगनेंसी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका बन सकता है लैक्टेशन के अंदर, तो 500 किलो कैलोरी एडिशनल, क्योंकि अब बेबी आपका ब्रेस्ट फीड भी करेगा, तो लैक्टेशन के अंदर 500 और प्रेगनेंसी में पूछा जाए तो 350 किलो कैलोरी एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। चलिएगा एक क्वेश्चन आया सर इंसिडेंस क्या होते हैं? देखो किसी बच्चे ने मेरे को बताया कि सर इंसिडेंट पूछा था। देखो दो चीज होती है, अगर इंसिडेंट पूछा जाता है, इंसिडेंट हॉस्पिटल प्रैक्टिस में होता है जो अनएथिकल काम होते हैं, जैसे कि मेरे को ड्यूटी आना था और ड्यूटी के दौरान मैंने कुछ गलत काम हो गया मेरे हाथ से, पेशेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट था, जैसे कोई मेडिकेशन थी, ठीक, वो मैं मिस कर गया, वो होती है इंसिडेंट, मिस हैपनिंग। मतलब अनएथिकल बस बोलते हैं, जो काम आपको ऑथराइज नहीं है, मिस हैपन हो गया, उसे बोलते हैं इंसिडेंट। उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना। वो आपके इंसार्ज बनाते हैं कि इस कैंडिडेट या इस स्टाफ के दौरान ये गलती हो गई, जो गलती हुई उसको आप रिटर्न में अंदर देते हैं, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना। आपको लगाना था इंजेक्शन, ठीक है, आपने इंजेक्शन की जगह मिस हैपनिंग हो गई, आपने इंजेक्शन की जगह टैबलेट दे दी, या कुछ आपसे पेशेंट के गलत हो गया है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट बनना, ठीक है। और एक क्वेश्चन किसी ने बताया कि सर इंसिडेंस नहीं था, इंसिडेंस थे, इंसिडेंट की जगह इंसिडेंस। इंसिडेंस और प्रिविलेंस अगर ये वर्ड है तब आपका आंसर होगा सर कम्युनिटी के अंदर अपन पोस्टिंग होती है, कम्युनिटी के अंदर जो न्यू केसेस आते हैं, न्यू केस को बोलते हैं इंसिडेंस। और न्यू प्लस ओल्ड बात की जाए, नए और पुराने केस, उसे बोलते हैं प्रिविलेंस रेट। अब क्वेश्चन क्या था वो आपको पता करना है। अगर इंसिडेंट था तो वो मिस हैपनिंग, जो हॉस्पिटल में काम करते वक्त जो आपको काम दिया गया तो काम आप पूरी तरीके से कर नहीं पाए, उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर ली, उसे बोलते हैं इंसिडेंट। और अगर था इंसिडेंस, इंसिडेंस थे न्यू केसेस, मतलब कि नए केस कम्युनिटी के अंदर, नए जो डिजीज कंडीशन है, नए केस का बनना इंसिडेंट कहलाता है। नई और पुराने दोनों मिला करके क्या बोलेंगे उसको, न्यू ओल्ड को, उसे बोलते हैं प्रिविलेंस रेट बोलते हैं। चलिएगा सर एक क्वेश्चन आया कि सर आई बॉल का डायमीटर कितना होता है? तो आप कहोगे सर आई बॉल का डायमीटर होता है 1 इंच, या उसको अपन कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर बोलते हैं उसको। सर ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर, वो बनेगा आपका प्यूपिल का डायमीटर, क्योंकि आई बॉल का पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कहोगे सर 2 to 4 mm का। और सर क्वेश्चन प्यूपिल का डायमीटर होता है, और पूछा जाए कि सर प्यूपिल का डायमीटर इंक्रीज कब होगा? तो बोलोगे सर ब्राइट लाइट के अंदर। कब होगा? ब्राइट लाइट के अंदर। आपने देखा होगा टॉर्च होती है तब आंखें अपन और ज्यादा खोलते हैं, ठीक है ना, मतलब आंखें फाड़ना इसको बोलते हैं। वो कब होती है? ब्राइट लाइट के अंदर। तो ब्राइट लाइट के अंदर क्या होगा, पिपिल का डायमीटर और अब बढ़ जाता है। नॉर्मल डायमीटर होता है पिपिल का 2 to 4 इंच सॉरी 2 to 4 mm। और पूछा गया था कि सर आई बॉल का डायमीटर कितना है? आई बॉल का डायमीटर 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर होता है, और पिपिल का होता है 2 to 4 mm। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर वजना की पीएच कितनी होती है? सर वजना की पीएच, तो वेजिनल आपको पता होगा ये एसिडिक होता है। अरे सर एसिडिक होता है क्यों है? क्योंकि सर इसमें होता है, क्या होता है सर, लैक्टिक एसिड होता है सर, लैक्टिक एसिड। अरे सर लैक्टिक एसिड बनाता कौन है? सर वहाँ एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है सर? बैक्टीरिया का नाम है वहाँ पे डोडरलिन बेसिलाई। क्या नाम है सर? डोडरलिन बेसिलाई। वो क्या करता है सर? लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड के कारण वजना की पीएच क्या होती है? एसिडिक होती है। सर वजना की पीएच पूछ ली
तो अब सर बात बनती है सर नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 होती है सर। ठीक है, अगर पूछा जाए टीयर, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाज की, इंटेस्टाइन की और यूरिन की, ये सब चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलती है, वो कहाँ मिलती है सर, वो आरएसएस में मिलती है। इसीलिए इस ग्राफ को आप आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पीएच और वजन पूछा गया है, तो नेक्स्ट कोई भी पीएच पूछे तो आपको ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। क्लियर? चलिएगा सर, एक सर क्वेश्चन आया कि सॉरी सर बुर्जोन्स साइन क्या होता है। पहले बात करते हैं सर बुर्जोन्स साइन किस में देखने को मिलता है। बुर्जोन्स साइन देखने को मिलता है सर आपके मेनिंजाइटिस के अंदर। मेनिंजाइटिस, अच्छा मेनिंजाइटिस होता है क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या होती है, जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं मेनिंजिस। उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। किसके कारण होता है सर, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या देखने को मिलता है। इसमें सर दो मेन साइन होते हैं, एक होता है कर्निंग साइन, एक होता है सर बुर्जोन्स साइन, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। बुर्जोस में क्या होता है कि पेशेंट फ्लैट सो रहा था, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ पेशेंट। अब उसकी अपन जो नेक है उसको अपन क्या करें, उठाने की कोशिश करें। इस कंडीशन के अंदर जो उसके पैर है, नी से क्या हो रहा है, उसका अपनी ओर खींच रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, किधर हो रहा है, अपनी टूवर्ड खुद की ओर। नेक फ्लेक्शन लीड्स टू, नी के अंदर क्या हो रहा है सर, फ्लेक्शन हो रहा है। नी में फ्लेक्शन होता है, कब होता है सर, नेक के अंदर फ्लेक्शन करते हैं तो साथ साथ में नी में फ्लेक्शन, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बुर्जोन्स की साइन। किसमें देखने को मिलता है सर, मैंने देखा एक सर पूछा गया कि सर, पूछा नहीं गया, नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि सर कर्निक साइन क्या होता है। कर्निक साइन के अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट फ्लैट लेटा हुआ है, ठीक है ना, उसके जो नी है उसको क्या करते हैं अपन एक्सटेंड करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उसको पेन फील होता है, पेनफुल नी एक्सटेंशन हो, उसे बोलते हैं कर्निक साइन। बुर्जुन साइन जो आपको पूछा गया उसके अंदर क्या कर रहे हैं सर, पेशेंट का हेड पोर्शन है उसको अपन क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं। इस दौरान नी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, उसे बोलते हैं बुर्जुन की साइन। बात करते हैं कि सर मेनिंजाइटिस का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, स्पाइनल टैपिंग। स्पाइनल टैपिंग होती है सर, मतलब कि सीएसएफ का एनालिसिस होता है, इसको बोल सकते हैं अपन सीएसएफ एनालिसिस। अरे सर अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो सीएसएफ में क्या देखने को मिलेगा सर, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा सीएसएफ के अंदर, कम देखने को मिलेगा। किसका लेवल, ग्लूकोज का लेवल। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम देखने को मिलता है, किसमें कि मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया से हुआ है। और डब्ल्यूबीसी काउंट आपको पता होगा, कोई भी इन्फेक्शन होता है डब्ल्यूबीसी काउंट अपने को बढ़ा हुआ मिलता है। चलिएगा सर एक क्वेश्चन और आया मिस कैरेज को लेके, एक क्वेश्चन आया कि सेप्टिक मिस कैरेज क्या होता है। मिस कैरेज का मतलब होता है वायबिलिटी पीरियड से पहले जो प्रेगनेंसी है उसका डिसकंटिन्यूएशन हो जाना। और सेप्टिक का मतलब आपको पता होगा, कोई इन्फेक्शन के दौरान अगर ऐसा हो उसे बोलते हैं सेप्टिक मिस कैरेज। अब सेप्टिक का तो पूछ लिया, बाकी अपन बात कर लेते हैं। एक तो सर अर्ली मिस कैरेज, जो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले हो जाए उसे बोलते हैं अर्ली मिस कैरेज। और लेट मिस कैरेज को बोलते हैं 12 से लेके 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में हो, उसे बोलते हैं लेट मिस कैरेज। एक सर होता है थ्रेटेंड मिस कैरेज। थ्रेटेंड का देखो, थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। मतलब कि इसमें आपकी ब्लीडिंग तो होगी स्टार्ट, लेकिन प्रेगनेंसी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब कि धागे से याद रखिएगा, मतलब कि पतला सा, मतलब उसका ब्लीडिंग तो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ऑन गोइंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान पर्सन्स जो प्रेजेंस ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकैरेज। मतलब कि अभी आप प्रेगनेंसी कंसीव कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ब्लीडिंग साथ में है। एक होता है कंप्लीट मिसकैरेज, मतलब जो आप कि यूट्रस के अंदर जो पार्ट था वो पूरा एक्सपेल आउट हो गया है। ए लॉस ऑफ प्रेगनेंसी वेयर ऑल प्रेगनेंसी टिश्यू हैज बीन लेफ्ट आउट। पूरा प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अंदर था टिश्यू वो पूरा बाहर निकल जाना, उसे बोलते हैं कंप्लीट मिसकैरेज। एक होता है इनकम्प्लीट, मतलब कि कुछ पार्ट है जो आपके यूट्रस के अंदर रह जाए, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट मिसकैरेज। एक होता है मिस्ड मिसकैरेज नोन एज डिलेड या साइलेंट मिसकैरेज। क्वेश्चन आता है साइलेंट मिसकैरेज क्या होता है, जो बेबी होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसका
यूट्रस के अंदर ही एक्सपायर हो जाना, डाई हो जाना, उसे बोलते हैं मिसकैरेज। ए लॉस ऑफ प्रेगनेंसी वेयर एम्ब्रियो और फीटस डाइड विदाउट एसोसिएटेड ब्लीडिंग और पेन, बिना पेन और बिना ब्लीडिंग के ही अंदर डाई हो जाए, एंड एम्ब्रियो और फीटस हैज स्टे इन यूट्रस, और यूट्रस के अंदर ही रहे और यूट्रस के अंदर ही वो डाई हो जाए बिना कोई पेन और ब्लीडिंग के। ये होता है सर इनएविटेबल मिसकैरेज। देखो ये होता है थ्रेटेड, इसके अंदर क्या हो रहा था कि ब्लीडिंग स्टार्ट होगी लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई जहां से अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाना पॉसिबिलिटी नहीं, उसे बोलते हैं इनएविटेबल मिसकैरेज। ब्लीडिंग हैज कॉमन सेंस एंड सर्वाइकल ओस, तो सर्वाइकल ओस वो क्या होता है, ओपन होता है, बट प्रेगनेंसी टिश्यू रिमेन्स इन यूट्रस, और जो टिश्यू है वो कहाँ है, यूट्रस के अंदर है, लेकिन सर्वाइकल ओवस क्या है, ओपन हो जाता है, और जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू हो जाती है। द प्रेगनेंसी विल प्रोसीड ऑन एन इनकम्प्लीट और कंप्लीट मिसकैरेज, और वो क्या होती है आगे जाके, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो जाता है। एक होता है रिकरेंट मिसकैरेज, लगातार 3 बार, कितनी बार, 3 बार, 3 टाइम्स प्रेगनेंसी कंसीव होती है और 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक जा जाते वो मिसकैरेज के रूप में हो जाती है, उसे बोलते हैं रिकरेंट, मतलब बार बार। कितनी बार, 3 बार। लॉस ऑफ 3 और मोर कंसीक्यूटिव प्रेगनेंसी बिफोर 24 वीक्स, मिसकैरेज आर ओनली फर्दर investigated after woman has experienced recurrent miscarriage, मतलब कि बार बार हो उसे बोलते हैं रिकरेंट मिसकैरेज। इनएविटेबल क्या होता है कि सब ब्लीडिंग हो जाती है, सर्वाइकल ओवस क्या होता है, ओपन हो जाता है, और मिस्ट में क्या होता है, फिटस है वो क्या होता है, डाई हो जाता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि जब जो यूट्रस के अंदर है वो टिश्यू वगैरह रहते हैं, अगर टिश्यू वगैरह नहीं रहे उसे बोलते हैं कंप्लीट मिसकैरेज। थ्रीटेन के अंदर क्या हो रहा है सर कि थ्रीटेन में आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन आया था कि सेफ्टी क्या होता है, इन्फेक्शन के दौरान मिसकैरेज हो जाना, किसी इन्फेक्शन से मिसकैरेज होना क्या कहलाएगा, सेप्टिक मिसकैरेज कहलाएगा। चलिएगा सर, एक क्वेश्चन आया सर लिक्विड स्केल क्या होती है। आपने देखा होगा अपन कहीं जाते हैं, कोई स्टेज पे होता है, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी बैठाती है, वो डिसाइड करती है कि मैं इस परफॉर्मेंस से फुली एग्री हूँ, नॉर्मल एग्री हूँ, या न्यूट्रल हूँ, डिसएग्री या फुली डिसएग्री हूँ, ठीक है, उन चीज को क्या कहते हैं, मेजरमेंट करना लिक्विड स्केल कहलाता है। क्वेश्चन ये आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वॉर्म बेक्ड फेस पेन स्केलिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि आरएनसीसी आपको पता होगा, आरएनसीसी हमेशा एक कदम एडवांस ही आपको सॉल्व करवाने की बात करती है। तो लिक्विड में पूछ लिया गया कि किस टाइप की होती है, एग्री या डिसएग्री। ये होता है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है यस या नो हो, वो होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कि आपने ये काम किया, यस, नहीं किया, नो, ठीक है, वो होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होते हैं जिसमें आप एक्सप्लेनेशन दे सको। और यहाँ है वॉर्म बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, इसके अंदर क्या होती है सर, टोटल 0 से लेकर 10 काउंटिंग होती है। ये अपन किसमें यूज करते हैं, फेस, जो पेन है उसको फेस के द्वारा, फेस के जो एक्सप्रेशन है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अगर बिल्कुल पेन नहीं है उसको अपन 0 नंबर देते हैं। क्वेश्चन आ रखा है कि 0 है, क्या इंडिकेट करता है, पेशेंट बहुत ज्यादा पेन का है, ठीक है ना, 0 मतलब कोई पेन नहीं है, और 10 है तब बहुत सीवियर टाइप का। अब ये आप देख रहे होंगे टोटल 6 पॉइंट होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 और 10। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसका फेशियल एक्सप्रेशन पता करके बताते हैं कि सब पेशेंट किस लेवल तक का है, या इसके लोग क्या बोलते हैं, वॉर्म बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल बोलते हैं इसको। चलिएगा सर, एक क्वेश्चन आया बाबिन्स की रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं। बाबिन्स की रिफ्लेक्स में क्या होता है कि लेस देन 12 मंथ बेबी होते हैं, उसमें अपन जो फुट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट अपन कंप्रेस करते हैं, उसके दौरान उसके जो फिंगर है ये वाला पोर्शन मतलब कि अंदर की तरफ आए उसे बोलते हैं नेगेटिव। और अगर ये फैनिंग की तरफ हो जाए, मतलब कि पूरा हवा में जो फैन होता है उस टाइम अगर फिंगर हो जाए टो और फिंगर्स, उसे बोलते हैं पॉजिटिव। और सर ये बताते हैं कि सर अभी इसकी डिसअपियर कब होता है, 12 मंथ ऑफ एज। क्वेश्चन ये बनता है कि सर अभी इसकी और
अब इसकी अडल्ट का क्या बनता है, उसे बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? प्लांटर रिफ्लेक्स। अब पूछा जाए कि सर अबियंस की अगर टाइमली डिसअपियर ना हो, 12 मंथ में डिसअपियर ना हो, तो क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट करती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या इंडिकेट करती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्या करती है? वो आपको इंडिकेट करवाती है कि सर पेशेंट के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वरना ये 12 मंथ ऑफ एज के अंदर ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। अगर इसे ये कंटिन्यू करता है 3 से 4 या 5 साल एज तक, तो क्या इंडिकेट करता है कि सर बच्चे के अंदर क्या है? न्यूरोलॉजिकल कोई डेफिसिट है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको पता होगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सर ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर अफेक्ट करता है? क्रोमोसोम नंबर 7। सर इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रिक के जो म्यूकस है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, मतलब गाढ़े हो जाते हैं। उसके दौरान क्या होता है कि सर ये लाइफ लॉन्ग इसके ऊपर इफेक्ट, ये क्योंकि ऑटोसोमल है तो ये लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी कोज करेगा। जो सिक्रेशन है वो थिक हो जाएंगे। सर इसके अंदर इंडिकेट टेस्ट क्या करेंगे? डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसके अंदर करते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट। सोएट क्लोराइड टेस्ट। सर इसका लेवल क्या रहेगा? लेवल मोर देन 60 है, वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव। स्वेट क्लोराइड टेस्ट मोर देन 60 इंडिकेट सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी है, जीआई जो म्यूकस है वो क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं। और ये कौन से क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है? क्रोमोसोम नंबर 7 को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं, तो अगर पेशेंट की क्या देखने को मिलेगा? साल्टी टेस्टी जो स्किन है वो क्या होगी? साल्टी टाइप की होगी, क्योंकि स्वेट क्लोराइड है तो नमक जैसा स्वाद आएगा। और इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी जो म्यूकस है वो क्या हो जाएंगे? थिक हो जाएंगे। थिक होंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और लंग्स में इन्फेक्शन, पुअर ग्रोथ, वेट लॉस, क्योंकि जीआई के जो सिक्रेशन है वो भी थिक हो गए तो काम पूरा नहीं कर पाएगा। जो मेटाबॉलिक काम है वो नहीं हो पाएगा तो पेशेंट का क्या होगा? वेट लॉस होगा। ठीक है, मिकोनियम इलियस वगैरह, या स्टूल है जो को ग्रेसी टाइप का स्टूल देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ रखा है सर जेली लाइक स्टूल किसमें होता है? जेली लाइक क्वेश्चन पिछले एग्जाम आया है, वो होता है इंटरसेप्शन में। रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है? तो आप कहोगे सर मेगा कॉलोन में। अगर पूछा जाए कि बल्कि या ग्रेसी स्टूल किसमें देखने को मिलता है, आप कहोगे सर सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं सर। एक क्वेश्चन आया कमिटी को लेकर के। कमिटी को लेकर के एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि जो कमिटी है हेल्थ जो सर्विस है, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस को इंडिकेट कौन सी कमिटी करती है? तो उसका आंसर था जंगल वाला कमिटी। तो अपन बात कर रहे थे सर, सबसे पहले कमिटी कौन सी है? बोर कमिटी। इसने क्या फोकस किया? इसने सर फोकस किया है किसके ऊपर? इसने फोकस किया सर पीएससी के ऊपर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इनको। तो इसलिए इस कमेटी क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। सर ये कब आई? 1946 के अंदर आई। उसके बाद आई मुडलिया कमेटी। उसका क्या कमिटमेंट था? उसने जो बोर कमेटी के अंदर जो कमियां रह गई थी उसको रिकवर करने के लिए और पीएससी के ऊपर मॉडिफिकेशन के लिए उसने बात की थी। इसलिए इस कमेटी को बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। उसके बाद आई चड्डा कमेटी। कब आई? 1963 के अंदर। उन्होंने क्या किया? जो मलेरिया है, मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम उसको यूज किया। उसके बाद आई मुखर्जी कमेटी, जो हेल्थ सर्विस है उसकी स्ट्रेंथनिंग की। मुखर्जी कमेटी दो बार आई, एक आई 1965 में, वापस रिवाइज हुई 1966 में। उसके बाद आई जंगल वाला, जो अभी क्वेश्चन आया था आपके कंपटीशन के अंदर DSSB के अंदर कि कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस कौन सी है? जंगल वाला कमेटी है। तो अपन ने उस चीज को पूरा कवर अप कर लिया है। उसके बाद आई करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी का पर्पज क्या था? तो मल्टीपल हेल्थ वर्कर है या मल्टीपर्पज वर्कर है, ठीक है ना, उनका कहाँ यूज करना है? मल्टीपर्पज वर्कर का, ठीक है ना, उसके बारे में। उसके बाद में आई श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी आई 1975 के अंदर। उन्होंने कमेटी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट्स मैन पावर को। उसके लास्ट में आई बजाज कमेटी, जो क्या क्या मैन पावर की प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ के बारे में इन्होंने बात की। किसने की? सर बजाज कमेटी ने बात की।
ये कमेटी का क्वेश्चन है, कम्युनिटी से आया था। उसने पूछा था कि कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस किसने की, तो आप कहोगे सर जंगल वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो आपको याद रखना है बोर्ड कमेटी क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। और पूछा जाएगा मुडलियार क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कमेटी का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक से क्वेश्चन आया, पाइका क्या होता है, जो नॉन न्यूट्रियस, नॉन न्यूट्रियस मतलब कि जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अननेसेसरी ईट करे बच्चा, मतलब ये किसमें होता है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर होते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा, मिट्टी है, रेत है, चौक है, ये जो नॉन न्यूट्रियस है, जिसकी न्यूट्रिशन में कोई वैल्यू नहीं है, वो चीजें बार बार खाए, उसे बोलते हैं पाइका। ठीक है, तो इसका कोरिलेट करते हैं अपन, सेम ऐसा कैसा एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, अननेसेसरी मूवमेंट करे, अननेसेसरी मूवमेंट करे। ठीक है, ये तो शोल्डर को उठाए बार बार, या फिर कोई बॉडी पार्ट को बार बार अनकंट्रोल अननेसेसरी जिस चीज का काम करे, मतलब बॉडी मूवमेंट करे, उसे बोलते हैं टिक्स डिसऑर्डर। याद रखिएगा, ये क्या करता है, बात बात पे हाथ से या पैर से टिक मारता रहता है। ठीक है ना, याद रखने की ये टेक्निक है। टिक्स डिसऑर्डर पाइका को होता है नॉन न्यूट्रिश फूड्स को खा लेना। ठीक है, चौक रेत मिट्टी सोइल्स वगैरह जो है वो खा ले, उसे बोलते हैं पाइका। और बार बार अननेसेसरी मूवमेंट करे, उसे बोलते हैं टिक्स डिसऑर्डर। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन आया अभी, बेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है, तो आपको पता होगा, इसमें होता है आपका बेस्ट एग्जांपल होता है कंडोम। तो सर ये तो पूछ लिया उन्होंने, नेक्स्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए आइए एक चार्ट के माध्यम से अपन पूरा सोल्व कर देते हैं। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के अंदर एक होता है टर्मिनल मेथड, इसको बोलते हैं परमानेंट मेथड। ठीक है ना, अगर मेल में करवाए तो होता है वेसेक्टमी, और फीमेल में हो तो बोलते हैं उसको ट्यूबेक्टमी। अगर बात करें सर स्पेसिंग ऑफ मेथड, मतलब दो बच्चों के बीच में स्पेस देना है, उसके अंदर अगर एरिया मेथड यूज करें तो उसमें होता है कंडोम, डायफ्राम, केमिकल फॉर्म, टेबलेट्स, जेलीज, क्रीम वगैरह जो यूज करे, वो सब स्पॉन्ज वगैरह, वो सारा किसमें आता है, डेयरी मेथड के अंदर आता है। एक सर इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर टी। ठीक है ना, तो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कॉपर टी आ गई है। अभी क्वेश्चन जो लेटेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 380 कॉपर टी कितने साल के लिए। ठीक है, और जो लेटेस्ट है वो कौन सी कॉपर टी है, वो 380 वाली है। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कॉपर टी में क्या होता है सर, कॉपर होता है, कॉपर क्या करता है, उसका एक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर लिप्स ग्रुप किसमें था, कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर, सेकंड जनरेशन क्या आया, आईयूटी आ गई। ठीक है, एक आता है सर हार्मोनल, उसमें ओरल पिल्स रिपोर्ट्स तो यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर न्यूली मैरिड है, न्यूली मैरिड कपल के अंदर कौन सी आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करोगे, तो आपको लिखना है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं न्यूली मैरिड कपल के अंदर। क्लियर, सर एक क्वेश्चन आया फियर ऑफ हाइट, मतलब कि क्वेश्चन था फोबिया का, किसका था, फोबिया का क्वेश्चन। हाइट से डर लगना क्या कहलाएगा, उसे बोलते हैं अपन एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया बोलते हैं उसको। अगर सर आपको हवा से डर लगे उसे बोलेंगे एरोफोबिया। अरे सर आपको इंजेक्शन से डर लगे उसे बोलते हैं बेलेनोफोबिया। अरे सर आपको तो शादी से डर लगे, शादी से डर लगे उसे बोलते हैं गेमोफोबिया। क्या बोलते हैं, गेमोफोबिया। ठीक है ना, ऐसे कई डिसऑर्डर है। ठीक है ना, अंधेरे से डर लगे एक्यूरोफोबिया। आपको ये फोबिया के टाइप पूरे याद रखने हैं, कौन सा फोबिया किसमें होता है। ठीक है, अगर ओपन स्पेस में डर लगे तो आप कहोगे अगोरा फोबिया। याद रखिएगा, आगरा का ताजमहल ओपन स्पेस के अंदर है, तो आप कह सकते हो अगोरा फोबिया, मतलब ओपन स्पेस में डर लगना। क्लियर, हाइट से डर लगना, इंजेक्शन से डर लगना। ठीक है, और जू से डर लगना जू फोबिया, अजनबी से डर लगना, स्ट्रेंजर से डर लगना। चलिएगा, एक क्वेश्चन था, इफ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज संडे देन 26 डे ऑफ दैट मंथ इज। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने, सीधा आंसर आएगा कि एक महीना है जिसकी 6 तारीख को क्या है, संडे है सर। क्लियर,
तो आपको पता होगा 4 तारीख को संडे है तो 7 दिन बाद वो सेम डे आता है। 7 और 6 कितना है, 11 को क्या आएगा, संडे आएगा सर। 11 और 7 कब कितना हुए, 18। 18 को क्या आएगा सर, संडे आएगा। 18 और 7 क्या होते हैं, 25। 25 तारीख को क्या आएगा सर, संडे आएगा। और क्वेश्चन पूछा 26 तारीख को, तो 25 तारीख संडे है तो 26 तारीख को क्या आएगा, मंडे आएगा सर। ये क्वेश्चन था तो उसका आंसर था मंडे। अब क्वेश्चन में क्या था वो आपको पता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है इफ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज संडे देन 26th डे ऑफ मंथ क्या होगा, तो आपको पहले 7 दिन ऐड करते रहना है। 4 तारीख को संडे तो 11 तारीख को वापस संडे आएगा, 18 तारीख को संडे आएगा, 25 तारीख क्या आएगा, संडे आएगा। नेक्स्ट पूछा क्या 26 तारीख को, तो 25 को संडे है तो 26 को ऑब्वियसली मंडे ही आना है। क्लियर। चलिएगा सर, एक क्वेश्चन आया इम्यूनोग्लोबिन लेकर के कि ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, तो आप कहोगे सर आईजीजी। अगर पूछा जाए सर मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, तो आप कहोगे सर आईजीजी। पूछा जाए कि सर एलर्जी के अंदर कौन सी है, तो आईजीई। पूछा जाए कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर आईजीए। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर आईजीए। पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर आईजीएम। ठीक, क्लियर। अब पूछा जाए कि प्राइमरी रेस्पॉन्स कौन करती है, तो आईजीएम। और जो आईजीडी होती है वो बीसीएल के ऊपर जाके अपना फंक्शन करती है। क्लियर। पूछा गया है अभी कि एलर्जी के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन काम आती है, तो आप कहोगे सर आईजीई। एलर्जी केसेस में कौन सी है, तो आप कहोगे सर एलर्जी के अंदर आईजीई है। ठीक है। और सरफेस फर्स्ट डिफेंस कौन करती है, फर्स्ट डिफेंस करती है वो होती है आपकी आईजीए। ठीक है, क्लियर। और पूछा जाए कि लार्जेस्ट क्यों, अरे सर ये बड़ी क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहोगे सर ये कैसी होती है, इसकी पेंटामर स्ट्रक्चर होती है। पेंटामर स्ट्रक्चर होने के कारण ये सबसे बड़ी होती है। और ये तो सर प्रेगनेंसी में के दौरान प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, इसीलिए मोस्ट अबंडेंट मतलब कि 75 to 85 ऑल एंटीबॉडीज इन ब्लड। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, वो होती है आपकी आपकी आईजी होती है सर। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन को लेकर के। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपको पता होगा कितने टाइप का होते हैं, मोर 4 टाइप होता है। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है सर। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर बात करें तो प्राइमरी होता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक। जैसे आपने इम्यूनाइजेशन कर दिया, वैक्सीन लगा दिए, वैक्सीन लगा दिया मतलब आपने क्या किया, हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले लिया कि बीसीजी का वैक्सीन ले लिया। बीसीजी क्या करता है, आपको टीबी से प्रिवेंट करता है। तो बीसीजी का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले लिया किसका, ताकि हेल्थ को आप प्रोटेक्ट कर सको। और आपने किसी इंडिविजुअल को बोल दिया आप स्मोकिंग मत कीजिए, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, उससे क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर वेट नहीं बढ़ेगा, आप फ्यूचर के अंदर कोई आपको डिजीज नहीं होगी। मतलब आप क्या कर रहे हो, मास एजुकेशन दे रहे हो, इंडिविजुअल एजुकेशन दे रहे हो, वो सब आता है किसमें, आपका प्री मोडियल के अंदर आता है। आप स्मोकिंग मत कीजिए, फ्यूचर में आपको कैंसर हो सकता है। मतलब कि आप जो डिजीज होने से पहले जो आप उसको एजुकेट कर रहे हो वो सारा आता है प्री मोडियल के अंदर। हेल्थ को स्पेशली प्रोटेक्शन देने के लिए जो आप अपना स्टेप यूज करते हो वो होता है आपका प्राइमरी। सेकेंडरी होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब जितना जल्दी हो सके उस जो डिजीज होगी उसका डायग्नोसिस करो और उसका इलाज कर दो। वो कब आएगी, वो आएगी सर आपकी सेकेंडरी के अंदर। उसके बाद आती है सर टर्शरी प्रिवेंशन। इसके अंदर आता है सर जो आपका बॉडी लॉस होना था वो हो चुका है, लेकिन उसको वापस जो प्रीवियस स्टेज थी उसके अंदर लेके आना, रिवर्ट बैक लेके आना, मतलब रिहेबिलिटेशन किसमें होता है। और जो आपके लिमिट करना है डिसेबिलिटी को, जैसे कि डायबिटीज का पेशेंट है उसकी जो पैर है वो कट चुका है, लेकिन अब अपने को प्रोटेक्शन करना है कि और दूसरा पैर या फिर जो पोर्शन है वो और कटता जा रहा है उसको अपने को वहीं मिनिमाइज करना है ताकि और बॉडी को नुकसान ना हो। वो होता है टर्शरी प्रिवेंशन। मोटा मोटी बात की जाए तो प्राइमरी प्रिवेंशन सॉरी प्री मोडियल के अंदर होता है मास एजुकेशन, प्राइमरी के अंदर होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन होता है, और सेकेंडरी में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होता है, और टर्शरी के अंदर होता है वो होता है आपका रिहेबिलिटेशन होता है। क्लियर। चलिएगा सर एक क्वेश्चन आया कि लीवर के अंदर सॉरी क्यूपर सेल कहाँ होती है, तो आप बताओगे सर क्यूपर सेल में, क्यूपर सेल कहाँ होती है सर, लीवर में होती है सर, सॉरी सर
कहाँ होती है? लीवर के अंदर होती है कॉपर सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ब्रेन के अंदर कौन सी एंगल्फिक फैगोसाइटिक सेल्स कहाँ होती है? ये क्या है सर? फैगोसाइटिक सेल। आपको पूरा बता देते हैं कि ब्रेन के अंदर होती है माइक्रोग्लिया, जैसे एस्ट्रोसाइटो वगैरह होती है, ठीक, उसे बोलते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स। वो कहाँ होती है सर? आपके ब्रेन के अंदर होती है। और नेक के अंदर क्या कौन होती है फैगोसाइटिक सेल? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। लंग्स के अंदर होती है, जैसे लीवर पूछ लिया, लीवर के बाद आता है सर लंग्स। एल्यूलार मैक्रोफेजिस होती है सर। एल्यूलार जो होती है वो मैक्रोफेजिस होती है, वो क्या करती है? तो सर पूछा जाए कि किडनी के अंदर कौन से मिजेंशियल और फैगोसाइट सेल होती है, ठीक है। वैसे वैसे ब्लड के अंदर पूछा जाए तो आप बताओगे सर मोनोसाइट्स होती है। ये क्या करती है सर? एंगल्फिंग करती है। जो फॉरेन बॉडी आ रही है बॉडी के अंदर, उसको एंगल्फ करके आपको प्रोटेक्शन दे, उसे बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। ये क्या करती है सर? इसका फंक्शन होता है एंगल्फिंग करती है। किसी चीज को जो बाहर से आई उसे क्या करता है? ये एंगल्फ करने का काम करती है सर। चलिएगा, नेक्स्ट बात है सर, क्वेश्चन आया कि एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल। आप बताओगे नेक एन एसिटाइल सिस्टीन इज एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल। कि पेशेंट है उसको पैरासीटामोल आपने एक्सेस दे दी, अब उस केस के अंदर आप उसका क्या दोगे? एंटीडोट। मतलब कि उसके जो लेवल को कम करने के लिए, उसके जो अगेंस्ट काम करे उसे बोलते हैं एंटीडोट। तो एन एसिटाइल सिस्टीन बोलते हैं इसको, नेक शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है। सर आपके लिए एक होमवर्क है सबके लिए कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एंटीडोट्स ऑफ वारफेरिन, एंटीडोट ऑफ इपेरिन, एसिटामिनोफेन, बेंजोडाइजेपिन्स, डिगॉक्सिन, ओपियोइड्स ओवरडोज, पॉइजन्स, मैग्नीशियम और इंसुलिन। इनके एंटीडोट कौन से होते हैं वो आपको आरएससी के कमेंट बॉक्स के अंदर सभी को डालने हैं, ताकि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सको और आप इन चीज़ों को अच्छे से रिमाइंडर कर सको। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये काम आपको आज इस कमेंट बॉक्स के अंदर पूरा पूरा डालना है कि किसका कौन एंटीडोट है। वारफेरिन, इपेरिन, एसिटामिनोफेन, बेंजोडाइजेपिन्स, डिगॉक्सिन, ओपियोइड्स ओवरडोज और पॉइजन, मैग्नीशियम और इंसुलिन के जो एंटीडोट्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।